नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज NIOS की DLED की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम कोड 502 के अंतर्गत शीर्षक अनुसूचित जनजाति बालकों की शिक्षा पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश कुमार, शिक्षा विद्यापीठ शाखा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को स्वतंत्र हुए बहुत वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के बहुत सारे बच्चे विद्यालयी शिक्षा से बाहर हैं। तो आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्या समाधान है, क्या हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे भावी शिक्षकों को कृपया ये बताएं जी कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों पड़ गई है। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। तो अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद इतने सालों के बाद भी उनकी शैक्षिक स्थिति में बहुत परिवर्तन, अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं आए हैं। पर इस चर्चा पर जाने से पहले हम संविधान में वर्णित अनुसूचित जनजाति की परिभाषा पर चर्चा कर लें कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366(24) है उसमें अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य उन जातियों, रेस अथवा जनजातियों अथवा उन जातियों, रेस, जनजातियों के एक भाग या उसके अंदर के उस समूह से है जो इस संविधान के उद्देश्य से अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जनजातियां मानी गई हैं। ये हमारा संविधान परिभाषित करता है अनुसूचित जनजाति को। अगर हम लोकुर समिति की बात करें, लोकुर समिति 1965 में बनाई गई थी। तो लोकुर समिति ने बड़े अच्छे से अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लोकुर समिति 1965 के अनुसार किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए उसमें कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए, और उन आवश्यक गुणों में पहला गुण है कि उसमें आदि गुणों के संकेत मिलने चाहिए, उसमें प्रिमिटिव गुणों के संकेत मिलने चाहिए, उसकी भिन्न संस्कृति होनी चाहिए, उसके आसपास के अन्य बड़े समुदायों में घुलने मिलने में झिझक दिखना चाहिए, और भौगोलिक रूप से वह अलग होना चाहिए, साथ ही पिछड़ापन। तो ये जो लोकुर समिति ने बताया कि कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, 5 गुणों के आधार पर लोकुर समिति ने बताया कि किसी जाति को जनजाति में रखा जा सकता है। पहला आदि गुणों का संकेत, दूसरा भिन्न संस्कृति, तीसरा आसपास के अन्य बड़े समुदायों से घुलने मिलने में झिझक, चौथा भौगोलिक रूप से अलग, और पांचवा पिछड़ापन। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विभिन्न जनजातियों की जनसंख्या कुल 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, माने लगभग भारत की जनसंख्या का 10% जो है वो जनजातियों की जनसंख्या है। और बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का लगभग 90% जो है वो गाँव में निवास करता है। और इससे भी दिलचस्प ये जानना होगा कि अनुसूचित जनजातियों की जो भारत में पूरी आबादी है उसकी लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान में निवास करती है। साथ ही ये भी जानें कि भारत के 30 राज्यों में लगभग अलग अलग जनजातीय समूह 705 हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, और इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए, मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई जो अभी तक चल रही है और बहुत सफल योजनाओं में से एक है। मुफ्त शैक्षिक सामग्री वितरण की योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुफ्त यूनिफॉर्म आदि की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन सबके सकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। परंतु अभी भी प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन नहीं हो पा रहा है, और उसमें इनका परसेंटेज तो और भी कम है। खास करके जनजातीय समूह के बालकों का परसेंटेज जो है, जो स्कूलों में नामांकन है उसमें इनका परसेंटेज कम है। उपयुक्त प्रगति जितनी हम उम्मीद करते हैं उतनी नहीं हो पाई है। अब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी कारण है जिसके कारण ऐसे कारक हैं जिनके चलते अनुसूचित जनजाति के बालकों की शैक्षिक स्थिति अभी तक बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। उसमें पहला तो है कि
अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या में अभी भी साक्षरता दर कम है। दूसरा, स्कूलों में उनका नामांकन कम हो पा रहा है, और अगर नामांकन होता भी है तो अक्सर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बहुत हाई ड्रॉप आउट रेट है अनुसूचित जनजाति के बच्चों में स्कूल में जाने के बाद, नामांकन के बाद। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि स्कूल में जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनका परीक्षा में जो संप्राप्ति स्तर है वो लो अचीवर हैं, यूजुअली लो अचीवर देखे गए हैं। हालांकि कुछ केसेज में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर औसत देखें तो लो अचीवर देखे गए हैं। एक और इशू जो है वो है असफलता का अनुभव, कि स्कूल में जाने के बाद बच्चे जो है अनुभव करते हैं कि वो असफल हैं, वो सफल नहीं हो पाएंगे, और इस डर से कई बार ड्रॉप आउट हो जाते हैं। साथ ही अनुसूचित जनजाति के बच्चों में निम्न आत्म छवि, लो लेवल का सेल्फ आइडेंटिटी देखा गया है। और साथ ही जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा की अगर बात करें तब तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनमें लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, जनजातीय बालिकाओं में लिटरेसी रेट भी बहुत न्यून है। आपने बताया कि इनके पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं। जी। लेकिन हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है जी कि वर्तमान समय में इनकी शिक्षक उन्नति कैसे की जाए, कैसे उनको अधिक एजुकेटेड किया जाए, मेन धारा से जोड़ा जाए। कृपया उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए। इस पे आने से पहले अभी हमने मुद्दों की चर्चा की थी सर। उसके बाद अगर कारणों में देखें तो सबसे पहला कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो तो गरीबी है, कि अनुसूचित जनजातियों में गरीबी बहुत ही प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। और इस गरीबी की वजह से वो विद्यालय बच्चे जा नहीं पाते, कुछ न कुछ अपनी आजीविका के लिए, अर्न करने के लिए चले जाते हैं और विद्यालय नहीं जा पाते। इसके अलावा जो दूसरा है वो है इनका सामाजिक विलगाव। अधिकतर ये देखा गया है कि ये जो जनजाति समूह के लोग हैं ये सामान्य सोसाइटी में घुलना मिलना नहीं चाहते, उससे दूर रहना चाहते हैं। उनकी संस्कृति भी अलग है, उनकी अपनी भाषा भी अलग है। बिल्कुल। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है भाषा संबंधी समस्या, कि अधिकांश जनजातियों की अपनी अलग भाषा है और वो अपने उस भाषाई समूह से अलग होना नहीं चाहते हैं कभी भी। और इस वजह से समस्या आती है कि विद्यालय में भी जाते हैं तो उनकी भाषा में अगर शिक्षण नहीं हो पा रहा है तो वो वहाँ से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। साथ ही सामाजिक वियोजन, समाज से तो एक दूरी है ही है। शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण की अनुपयुक्तता भी जो है वो एक बड़ा कारण है शैक्षिक पिछड़ेपन का अनुसूचित जनजाति के बालकों का। इसके अलावा एक और कारक जो है पारिवारिक जागरूकता, माता पिता की रुचि का अभाव। चूँकि इससे पहले हमने चर्चा की कि गरीबी है, अब गरीबी है तो माता पिता की रुचि और माता पिता की जागरूकता बच्चों की शिक्षा के प्रति ज़्यादा नहीं है, और इस वजह से वो क्या करते हैं, बच्चे को इधर उधर कहीं काम पे भेज दिया, कोई आजीविका के लिए भेज दिया, अदरवाइज पढ़ने में रुचि नहीं लेते तो बच्चे स्कूल नहीं जाते और बच्चे स्कूल से वंचित रह जाते हैं। एक और जो बड़ा कारण है वो ये है कि जहाँ पे इनका जनसंख्या घनत्व है, जहाँ पे किसी एक जनजाति के बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे कई बार विद्यालय उपलब्ध है ही नहीं, विद्यालय सुविधाओं का वहाँ पे अभाव है। और जब विद्यालय सुविधाओं का अभाव है, विद्यालय सुगम्य है नहीं, तो फिर ये विद्यालय कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा अगर कहीं पे विद्यालय है तो वहाँ शिक्षक पर्याप्त नहीं है। फिर एक और जो बड़ा कारक है, जैसा कि पहले हमने चर्चा किया था कि उनकी अपनी भाषा है। अब ऐसे में जब वो विद्यालय जाते हैं बच्चे तो उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाती। यूजुअली क्या देखा गया है हमारे देश में कि या तो राज्य में जो एक्सेप्टेड भाषा है उसमें शिक्षा दी जाती है, या हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषा में शिक्षा दी जाती है, या एक क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है। लेकिन उनकी जो भाषा है, उनकी जो बोली है वो उसमें भी अलग है। अब जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको दूसरी भाषा की समझ नहीं होती है और उनकी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं, तब समस्या आती है कि उनकी रुचि जो है पढ़ने के प्रति समाप्त हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भाषा को एक बहुत बड़ा बैरियर बताया है इनके लिए। इसको मैं भी महसूस करता हूँ। जैसे कि त्रिपुरा में रियांग जनजाति है, जमाटिया जनजाति है, डारलोंग जनजाति है, इनकी अपनी भाषा है कॉकबोरोक जी, और वहाँ पर मीडियम है वो है बांग्ला जी, इंग्लिश जी। जब वो बड़े होते हैं कॉकबोरोक को बोलते हुए बड़े होते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं तो बांग्ला पाते हैं जी, जिसको वो जानते नहीं है। अब छात्रों के बीच में, शिक्षक के बीच संवाद नहीं होता जी। ये बड़ी समस्या है। इस समस्या पर जो है आपका क्या कहना है, कैसे इसको हटाया जाए? आगे के डिस्कशन में
इस समस्या पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा। अभी एक बार हम इन समस्याओं की चर्चा पूरी कर लें कि विद्यालय की अनुपलब्धता की जो बात की है वो कई बार कई जगह भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां जनजातीय लोग निवास करते हैं कि वहां पे इतनी विरल जनसंख्या, इतनी फैली हुई जनसंख्या है कि वहां पे विद्यालय खोलना फिजिबल नहीं प्रतीत होता है। इसके अलावा कई बार आदिवासी जो गांव हैं, कई बार जनजातियों के जो गांव हैं वो सामान्य जनसंख्या से बहुत दूर हैं। ऐसे में वहाँ पे विद्यालय नए खोलना या उनका संचालन दोनों ही बहुत कठिन काम है और ये भी एक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि जनजातियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहने की प्रवृत्ति भी कुछ प्रजातियों में देखी गई है। वो कभी भी टिक करके नहीं रहते हैं, वो कभी आज इस स्थान पे, कल उस स्थान पे, परसों उस स्थान पे, वो अपना जगह चेंज करते रहते हैं आवधिक रूप से। कुछ दिन एक जगह रह लिए, फिर कुछ दिन दूसरी जगह। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है कि अगर मूवमेंट इतना ज़्यादा हो तो बच्चों को विद्यालय सुगम्य कैसे हो सकता है। अगर आप एक जगह विद्यालय खोलते हैं, कुछ दिनों बाद तो वो उठ करके वहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ कहाँ पे रुकेंगे आपको नहीं पता है। तो ये भी एक कारण है उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का। अब आते हैं, जैसा कि आपने इससे पहले बताया था और पूछा था कि इनको उन्नत बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो कुछ तो सामान्य सुझाव दिए जा सकते हैं कि सामाजिक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ जहाँ उनकी जनसंख्या बहुलता है, वहाँ वहाँ नए विद्यालय खोलें। साथ ही एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है कि शिक्षक प्रशिक्षण में इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। खास करके अगर उनकी भाषा के टीचर रहेंगे। अभी जो आपने प्रश्न किया था, जो समस्या आपने बताई थी त्रिपुरा की जनजातियों की, कि उनकी भाषा में पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं और उनके कल्चर का एग्जाम्पल देने वाले लोग बिल्कुल नहीं हैं। तो इस समस्या का समाधान ये है कि अगर शिक्षक प्रशिक्षण में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और जहाँ पे आदिवासी जनसंख्या है वहाँ पे उन्हीं के समुदाय के जो शिक्षित लोग हैं उनको शिक्षक के रूप में रखा जाए, तो दो चीज़ें होंगी। एक तो वो उनकी भाषा में उनको समझा सकेंगे, मतलब उनकी मातृभाषा में उनको बता सकेंगे, और दूसरा जो होगा वो उनके कल्चर से उपयुक्त उदाहरण दे सकेंगे। बिल्कुल सही। दूसरा आदमी जो उनके कल्चर से परिचित नहीं है पूरी तरह से, वो उनके कल्चर का उदाहरण नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में एक समाधान तो ये है कि उसमें टीचर ट्रेनिंग में उनकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और उनकी जनसंख्या जहाँ पे जिस जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे उसी के समुदाय के टीचरों को अपॉइंट किया जाए। कम से कम 1-2 टीचर तो रखे ही जाएं। साथ ही जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों पर अगर कुछ शिकायतें ऐसी मिलती हैं तो गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि कई बार वो बुलिंग की वजह से भी छोड़ देते हैं स्कूल जाना। लोग जो है उनको एक अलग नज़र से देखते हैं कि इसका संस्कृति अलग है, इसकी भाषा अलग है, इसका सारा चीज़ अलग है। तो ऐसे में वो कई बार बुलिंग के शिकार हो जाते हैं, असहज महसूस करते हैं और कुछ विद्यार्थियों की वजह से बुलिंग का शिकार हो भी सकते हैं, नहीं भी जरूरी नहीं कि हो जाए, लेकिन होने की संभावना होती है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई शिकायत मिले कि जाति या धर्म आधारित किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि विद्यालयों में जो पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स हैं उनका प्रयोग किया जाए अगर पढ़ाने में, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो सामान्य जनसंख्या है उससे घुलने मिलने में इनको मदद मिलेगी। साथ ही ये सेकेंडरी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज, उस समूह का लैंग्वेज भी सीख सकेंगे और इनकी भाषा से परिचय जो है उस दूसरे बड़े समूह से हो सकेगा। फिर दोनों एक दूसरे की संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। तो अगर पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाए जहाँ तक संभव हो वहाँ तक, तो ये भी फायदेमंद हो सकता है। साथ ही जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, शैक्षणिक गतिविधि होते हैं विद्यालय में, उन सब में इनका बराबर का सहभागिता जो है उसको सुनिश्चित किया जाए। सहभागिता के साथ साथ कल्चरल इंटीग्रेशन का मौका मिलेगा और इसका फ़ायदा इनको होगा, ये इनकी झिझक दूर होगी सामान्य जनसंख्या से घुलने मिलने की और वो वहाँ पे आएंगे। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों को संवेदनशील बनाने के लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं और इन वर्गों के जो मुद्दे हैं उनको शिक्षक प्रशिक्षण के सभी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से शामिल किया जा सकता है, तो इनके शैक्षिक स्थिति इम्प्रूव हो सकती है। अब आते हैं कि जो हम आज बात कर रहे हैं
इसमें एक शिक्षक के रूप में जो विद्यार्थी हैं, जो हम दर्शक हमें देख रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका क्या हो सकती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी भूमिका क्या होगी एक शिक्षक के रूप में, ताकि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार हो। तो एक शिक्षक के रूप में सबसे पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि उनकी मातृभाषा में शिक्षण का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके। अगर पूरा नहीं हो सके तो भी जहाँ तक संभव हो वहाँ तक उनकी मातृभाषा में शिक्षण का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, किस जो उनकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें स्थानीय ज्ञान का समावेश करें। समावेश करने का मतलब कि जब भी आप, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो भी उदाहरण देते हैं, हाँ, उनकी वो संस्कृति के उनकी नहीं। संस्कृति से लें, उनकी भौगोलिक स्थिति से लें, उनकी आसपास की चीज़ों से लें, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा उनको, एक कोहेशन फील होगा और वो विद्यालय में अपनी उनकी रुचि बढ़ेगी, विद्यालय आएंगे, पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ेगी और उनको समझ में भी जल्दी आएगा। फॉर एग्जांपल, हम में से किसी को भी अगर हमारे आसपास के वातावरण का उदाहरण दिया जाता है तो हम जल्दी सीख पाते हैं और वो ज्ञान ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, स्थायी होता है। ऐसा ही जो है इनके साथ भी, कि अगर इनके लोकेलिटी, इनके ज्योग्राफी, इनके वातावरण का उदाहरण देकर आप इनको शिक्षित करने का प्रयास करें तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। यही बात कि सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का जो है इनके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन करते हैं मान लीजिए, तो उसमें उनके सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का समावेश भी हमें करना चाहिए, ताकि उनकी रुचि बनी रहे और उनका पार्टिसिपेशन जो है विद्यालय की सभी क्रियाओं में वो बढ़े। इसके अलावा कक्षा अधिगम के दौरान उनके लोक सामग्री, एक चीज़ और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक आदिवासी समूह का एक स्पेसिफिक कल्चर है जो कि उसके भाषा के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। जैसे भाषा के साथ जुड़ाव इससे स्पष्ट होता है कि लोक कथाएँ कई प्रचलित हैं, कई लोकगीत प्रचलित हैं, लोक कलाएँ प्रचलित हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको चाहिए कि आप भी, जब भी आप उनको पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो जहाँ पर भी संभव हो लोक सामग्री का प्रयोग करें उनको पढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए। जैसे आप लोक कथाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप लोकगीत का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी विभिन्न लोक कलाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब वो अपने कल्चर से जुड़े हुए उदाहरण देखेंगे, अपने कल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी करने का उनको मौका मिलेगा, तो स्कूल में उनकी रुचि भी बढ़ेगी, उनकी समझ भी ज़्यादा होगी और उनका जो अधिगम है वो भी बहुत प्रभावी होगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि एक समाज के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं। उनमें शामिल है खान पान, वेशभूषा संबंधी आदतें, मूल्य तथा सामाजिक नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आदतें, जीवन चक्र, जन्म मृत्यु, धार्मिक विश्वास एवं विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज। तो अगर आप अपने शिक्षण में इन समाज के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करते हैं जो उस आदिवासी समाज के हैं, उस जनजाति समाज के हैं, तो आपका जो शिक्षण है वो प्रभावी होगा और उनके लिए भी लाभप्रद होगा। एक अध्यापक के रूप में आप ये भी कर सकते हैं कि विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में उनके सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को स्थान दें। उनकी मातृभाषा में अगर हो सके तो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराएं। शिक्षक के रूप में अगर आपको किसी जनजाति विशेष की मातृभाषा का ज्ञान हो तो कोशिश करें कि उसको उसकी भाषा में समझाएं और शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्रियाकलाप जो है उसमें उस समुदाय की प्रतिभागिता को बढ़ावा दें। जैसे कोई सहशैक्षिक क्रियाकलाप अगर आप आयोजित कर रहे हैं तो उनकी संस्कृति के, जनजातियों के संस्कृति के, जनजातियों के समाज की कुछ विभिन्न क्रियाओं को आप उसमें सहशैक्षिक क्रियाकलापों में शामिल कर सकते हैं। जैसे आप अगर कोई गायन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें ये छूट दी जा सकती है कि वो अपना लोकगीत सुनाए, न कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई गीत सुनाए जो कि सबको समझ में आए। ज़रूरी नहीं है उनको लोकगीत, कोई अगर कला का कंपटीशन आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनको उनकी कलात्मकता दिखाने का मौका दें जो उनके संस्कृति में प्रिवेलेंट है। इसके अलावा मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन जो है वो उनके लिए बहुत प्रभावी विधि साबित हो सकता है। हमारे देश में जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि अधिकांशतः शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की भाषा है। ऐसे में
विभिन्न जनजातियों के बालकों के लिए बहुभाषी शिक्षण जो है एक बहुत ही सशक्त विकल्प है, जिसके द्वारा बच्चे को उसकी मातृभाषा से द्वितीय भाषा सिखाई जा सकती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात चल रही है और इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। इसके अलावा बहुभाषी शिक्षण एक भाषा शिक्षण एवं ज्ञानात्मक विकास कार्यक्रम है जो जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा का मजबूत आधार प्रदान करता है, उन्हें एकाधिक द्वितीय भाषा का समुचित ज्ञान कराता है और अधिगम हेतु विभिन्न भाषाओं के प्रयोग एवं उनके उपयोग में सक्षम बनाता है। बहुभाषी कक्षा में जो सामग्री आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं, बहुभाषी शब्दकोश रख सकते हैं, चित्र कहानी की पुस्तक रख सकते हैं, शब्द पहचान कार्ड या दृश्य शब्द रख सकते हैं जिसको साइट वर्ड कहते हैं। जी। जैसे हम बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि ये एप्पल है, ये सेव है, सेव की फोटो लगाते हैं और नीचे एप्पल लिखा हुआ होता है। ऐसे ही हम उसकी भाषा में और दूसरी कॉमन भाषा जो है उनको तुलना करता हुआ शब्द पहचान कार्ड या दृश्य शब्द जो है उसके फ्लैश कार्ड्स बना करके उनको सिखा सकते हैं, ताकि वो अपनी मातृभाषा से धीरे धीरे दूसरी भाषा पर शिफ्ट हों। इसके अलावा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या TPR का प्रयोग कर सकते हैं। TPR का मतलब कई बार ऐसा होता है जैसे हम कहते हैं इधर आओ, उधर जाओ, छोटे छोटे शब्द यूज करते हैं किसी भाषा विशेष का, और इसके माध्यम से हम भाषा सिखाते हैं जी। तो ऐसे ही एक तो शिक्षक उनकी भाषा सीख के उनको कम्युनिकेट कर सकता है और दूसरा शिक्षक इतनी छोटे छोटे शब्द जो है दूसरी भाषा के उनको सिखा करके धीरे धीरे उनको उनके फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज पे ला सकता है। बहुत सही कहा आपने। तो आज की कक्षा में देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों बाद भी जनजातीय बच्चों की शिक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है, जिसके कारणों में जनजाति बहुल इलाकों में विद्यालयों का सुगम्य न होना, उनकी मातृभाषा में शिक्षण न होना, जनजातियों की सामाजिक विलगाव की प्रकृति, ये सारे हैं। इसे उन्नत बनाने के लिए एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप उन्हें उनकी मातृभाषा में सिखाने पर जोर दें, शिक्षण के दौरान उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान रखें और बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा दें। आज की कक्षा में सीखा कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के एजुकेशन के फील्ड में पिछड़ने के कारण क्या हैं और इनको कैसे विद्यालय के अंदर लाया जा सकता है और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और एक शिक्षक का इसमें क्या योगदान है, हमारा समाज क्या कर सकता है, हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षक हैं आपके इस वक्तव्य से बहुत लाभान्वित होंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमें मूल्यवान समय दिया और मूल्यवान वस्तु से आपने परिचय कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आप सभी विद्यार्थियों को अभिवादन। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा, बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है, मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई, 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे, बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा।
चाची जी, आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ, थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरेंद्र की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ, अरे मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार, वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी, इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नास पीटे, अरे तू चला जा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे अरे ओ सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष, मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने, तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
इस बात को हमेशा ध्यान रखें।